हाँ तो नमस्कार जी, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज आपका मंथन क्यूबी सीरीज के अंदर हिस्ट्री का चैप्टर 1 का डे 3 होने वाला है। डे 3 यह हमारा सबसे बड़ा चैप्टर अभी तक का मंथन क्यूबी सीरीज का चला है, क्योंकि यह जो आपका यूरोप में राष्ट्र चैप्टर है, इसमें आप लोगों को कुल 7 देशों की क्रांतियों के बारे में पढ़ना था, जिसको हमने पिछले 2 वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर दिया है। यदि आपने वह दोनों वीडियो नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका यह जो चैप्टर है यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अहम चैप्टर है और आपका यह काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज की इस वाले वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। 2011 से लेकर के 2024 तक जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से, इसको आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन दोनों वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग को पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर किस प्रकार से आप लोग को देना है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अपने जो भी दोस्त आपके इस वीडियो में नहीं देख पाए हैं उनके पास शेयर करके इस क्लास में जोड़ लीजिए। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड आपका इस प्रकार की शिक्षा और अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तथा आप लोग को इसका नोट्स भी फ्री में चाहिए तो इसका नोट्स भी हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का हम लोग का लिंक दिया होगा, वहाँ पे आपको फॉलो कर देना है हम लोग को, और वहाँ से आप लोग को पूरा का पूरा नोट्स प्रोवाइड में मैसेज द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो यदि आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यह जो आपका चैप्टर था इसमें हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने नेपोलियन के बारे में समझा था, मेजनी के बारे में समझा था, फिर काउंट कावर के बारे में समझा था, गैरीबाल्डी के बारे में समझा था, बिस्मार्क के बारे में समझा था, ऑस्ट्रिया के बारे में समझा था। उसके बाद वियना कांग्रेस, बहुत सारा टॉपिक को इस वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं पिछली 2 वीडियोस में। अब हम लोग फटाफट से लगाते हैं इसका 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से, उन सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग आपके सामने लेके आते हैं। तो देखिए, आपका चैप्टर 1 से अभी तक कुल 13 प्रश्न को कई बार रिपीट करके बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। तो वह 13 प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग को दिया गया है यहाँ पे। देखिए, आपका सबसे पहला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था। सबसे पहला आपका प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो हमने आपको बताया था कि मेजनी ही इटली का मसीहा कहलाता है, वही सबसे पहले एकीकरण का नींव रखा था। तो इसका आंसर हम लोग आगे बतलाएंगे आपको। फिर दूसरा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। तो बिस्मार्क ही अकेले दम पे ही तो जर्मनी का एकीकरण किया था। फिर उसके बाद इटली व जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। यह प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो कि आप लोग का लग रहा है कि विशेषता बतलाना है, लेकिन जबकि ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ा बाधा था इटली और जर्मनी के एकीकरण में। यह प्रश्न भी आप लोग का एग्जाम में एक बार पूछा है 2013 में। फिर आपका गैरीबाल्डी के कार्य की चर्चा करना है। गैरीबाल्डी का क्या कर था, तो इसी के बदौलत संपूर्ण इटली का एकीकरण हुआ। फिर उसके बाद जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। यह दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है। उसके बाद है मेजनी कौन था, मेजनी के बारे में आपको बतलाना है। फिर है इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरीबाल्डी का योगदान बतलाना है। फिर 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। फिर यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। फिर वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां, मतलब वियना कांग्रेस से 2 ठे चीज़ क्या प्राप्त हुआ। फिर जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। फिर है राष्ट्रवाद क्या है, और अंत में है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण व प्रभाव का चर्चा करें। तो यह कुल आपका 13 प्रश्न है, जिसको आप लोग को रिपीट कर करके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया आप लोग के एग्जाम में। कम से कम आप मेरे ख्याल से 20 या 22 बार एग्जाम में पूछा गया होगा। तो चलिए फटाफट से इन सभी प्रश्नों का आपको सामने उत्तर हम लोग लेकर के आते हैं। तो आपका सबसे जो पहला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था। तो आपका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि इटली के एकीकरण के योगदान में मेजनी का नाम सर्वप्रथम आता है। उसने इटली में नौजवानों और उनके ऐतिहासिक गौरव का स्मरण कराया तथा यंग इटली नामक संस्था का संगठन किया। हमने आपको बताया कि इटली ने 1831 में यंग इटली नामक संगठन का एक संस्थापक था, और उसके बाद फिर 1834 में यंग यूरोप का भी स्थापना इसी ने किया था। वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। वह संपूर्ण इटली का एकीकरण
कर उसे गणराज्य बनाना चाहता, लेकिन जब ऑस्ट्रिया ने इटली में चल रहे जनवादी आंदोलन को दबा दिया तो मेजनी को वहाँ से भागना पड़ा। तो हमने आपको बतलाया था कि इटली में एकीकरण का नींव मेजनी ही ने रखा था, मतलब आधार यही था, लेकिन इसने थोड़ा थोड़ा उत्साह लोगों को यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन द्वारा, परंतु जब ऑस्ट्रिया उसमें हस्तक्षेप किया तो इस इटली छोड़ करके मेजनी को भागना पड़ गया था। और उसके बाद फिर काउंट काबूर, क्विक्टे इमैनुएल और गैरीबाल्डी ने मिलकर इटली का संपूर्ण एकीकरण करवाया। तो आपको इस प्रकार से उत्तर इसका पहला प्रश्न का लिख देना है। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका था। यह प्रश्न आप लोग का 2012 में पूछा गया है और इससे पहले वाला प्रश्न आपका 2011 में पूछा गया था। तो आपको बतलाना होगा कि जर्मनी के एकीकरण, प्रसा का चांसलर बनने के बाद बिस्मार्क का मुख्य उद्देश्य प्रसा को शक्तिशाली बनाना, वह जर्मन संघ में ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त करना कर प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का सपना देखा करता था। तो इसीलिए चांसलर इसको बनाया गया था, ताकि विलियम जो बनाए थे इसको चांसलर अपना प्रसा का इसीलिए बनाए थे ताकि जर्मनी का संपूर्ण एकीकरण हो सके। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बिस्मार्क को अनेक आंतरिक तथा बाह्य कठिनाई का सामना करना पड़ा। प्रसा की सेना के पुनर्गठन हेतु आवश्यक धनराशि को जुटाने के क्रम में उसे प्रतिनिधि सभा से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति का महत्व समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया, जिससे अपने देश में अनिवार्य सैन्य शिक्षा लागू कर दी। तो हमने आपको बतलाया था कि यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो यह बिस्मार्क ने किया। इसके अनुसार बिस्मार्क ने अपने पूरा प्रसा में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया गया और अपने राष्ट्र को एकदम संपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए सभी जगह सेना का पुनर्गठन किया। तो यही आपको लिखना होगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका संक्षिप्त में कहा जाएगा, तो आपको यही लिखना होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न संख्या तीसरा कि इटली व जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका बतलाएं। यह प्रश्न आप लोग का 2013 में पूछा गया है। तो आपको बतलाना होगा कि सबसे बड़ी बाधा इटली और जर्मनी के एकीकरण में यही ऑस्ट्रिया थी। आपको इस प्रकार से लिखना है कि 17वीं शताब्दी में बहुत फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुँचे। तो आपका तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना होगा कि इटली और जर्मनी के बीच सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था और वह नहीं चाहता था कि इटली व जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है वह जानता था यदि वह इटली और जर्मनी का एकीकरण होगा तो यह दोनों एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आ जाएंगे और मेरी महत्ता घट जाएगी। इसलिए इटली और एकीकरण के बीच यह बाधा बना हुआ था। तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला नंबर जो प्रश्न है कि गैरीबाल्डी के कार्य की चर्चा करें। यह प्रश्न आप लोग का 2014 में पूछा गया है और 2016 में पूछा गया है। यह इसका प्रश्न का आपको उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा। हम आपको बतला देंगे यही उत्तर आपको लिखना है कि चूँकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1860 तक क्विक्टे इमैनुएल और काउंट काबूर ने मिल करके संपूर्ण इटली का एकीकरण कर दिया था। केवल दक्षिण के कुछ भाग बचे हुए थे जो कि बुर्बो राजवंश के अधिपत्य में थे। तो इटली ये जो गैरीबाल्डी था यह पेशे से नाविक था, परंतु इसने अपना एक संगठन बनाया, लाल कुर्ती नामक अपना एक संगठन बनाया और बुर्बो राजवंश से दक्षिणी इटली के भागों को छुड़वा लिया और इसको बिना किसी प्रकार के संधि के वहाँ के राजा क्विक्टे इमैनुएल को सौंप दिया, जिससे इटली का एकीकरण संपूर्ण रूप से पूरा हो पाया। यानी कि गैरीबाल्डी यदि नहीं होता तब इटली का एकीकरण संपूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाता था। तो यहाँ से आप उत्तर यहाँ तक लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या चौथा को उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको इस वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, वरना फिर आपको नोट्स में भी इसका उत्तर मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है मेजनी कौन था। यह प्रश्न आप लोग का 2019 में पूछा गया प्रथम पाली में। मेजनी कौन था? तो मेजनी एक साहित्यिक, गणितज्ञ, विचार का समर्थन एवं योग्य सेनापति था, जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। इसमें आदर्श गुण थे लेकिन व्यवहारिक गुण कम थे। मेजनी इटली के राष्ट्रवादी में गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। 1845 में मेटरनिख के पराजय के बाद
बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार वह असफल रहा और वह पलायन कर पड़ा। तो देखिए इटली एक बार जब मेजनी जब नींव रखा था इटली में एकीकरण का, तो फिर वह ऑस्ट्रिया के चलते भाग गया था, परंतु फिर जब मेटरनिख युग समाप्त हुआ तो फिर वह इटली में आया था, लेकिन फिर भी उसको पलायन करना पड़ा था। तो यही आपको मेजनी के बारे में लिखना होगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है उसमें इटली के एकीकरण में मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी का योगदान बताना है। तो मतलब तीनों का योगदान बताना है, तो इसका उत्तर बहुत ही बड़ा होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक योगदान दिया गया है उत्तर। आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि हमने इसके बारे में पूरा समझा दिया है कि मेजनी को मसीहा कहा जाता था क्योंकि उसने ही स्टार्टिंग किया। फिर उसके बाद कावूर ने मध्य इटली तक का पूरा एकीकरण कर दिया था और अंत में दक्षिण इटली का एकीकरण गैरीबाल्डी किया था। तो उसको आप लोग को थोड़ा बड़ा करके लिखना होगा, क्योंकि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए आपको यहाँ से यहाँ तक उत्तर लिखना होगा, वरना आपको नोट्स में भी इसका आंसर मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रश्न में। चलिए बढ़ते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है 8वां नंबर की 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण बताएं। तो यह प्रश्न आप लोग का 3 बार पूछा गया है। 2020 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया और 24 में भी पूछा गया। तो यह अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको लिखना होगा कारण बच की 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला, लुई फिलिप की नीति की असफलता, मतलब लुई फिलिप का पास कोई जो नीति बनाया था उसमें वह असफल हो गया। दूसरा, आपका मध्यम वर्ग के पर शासन का प्रभाव, मिडिल क्लास के जो फैमिली लोग थे उन लोग पर बहुत ही दबाव पड़ रहा था शासन का। तीसरा, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, वहाँ पे जो भी राजनीतिक दल था उन लोग में एकता का भावना नहीं था, जो कि 1848 का फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण था। फिर चौथा है समाजवाद का प्रसार। इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण लुई फिलिप की नीति और जनता के उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालिक समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण वहाँ सूत्रपात हो गया। मतलब जहाँ पे जो उस वक्त का समस्या था उसको सुलझाने के बजाय यह जो लुई फिलिप था या इधर उधर की समस्याओं का हल कर रहा था, जिसके कारण जनता वहाँ पर गृह युद्ध छेड़ दिया और 1848 का फ्रांसीसी क्रांति का यही कारण था। तो आपको इसको लिख देना होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आप लोग का है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को प्रसार करने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान बतलाएं। यह प्रश्न आप लोग का 2021 में पूछा गया है। तो यूरोप में राष्ट्रीयता का भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति में राजनीतिक अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप में कई राज्यों में नेपोलियन का अभिमानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों का भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे जर्मनी और इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरोध यूरोप में देशभक्ति पूर्ण विभोग जागा। तो देखिए जो नेपोलियन बोनापार्ट था इसने ना ही फ्रांस में भी अपना प्रसार किया, परंतु पूरे यूरोप में अपना छाप छोड़ा। जैसे कि जर्मनी के जितना पहले 300 खंडों में जर्मनी विभक्त था, इसने सारे को एकत्रित कर करके बहुत कम राज्यों में बढ़ा दिया था। जर्मन राइन का स्थापना 1904 में किया था। तो इस प्रकार से जर्मनी ने कई सारे देशों में राष्ट्रीयता का लहर फैलाया, राष्ट्रीयता की भावना को उजागर किया। तो आपको इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिख देना होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां लिखनी है आप लोग को। तो सिंपल से आप लोग लिख दीजिएगा। पहला, वियना कांग्रेस सम्मेलन में नेपोलियन युग का अंत हुआ। दूसरा, नेपोलियन द्वारा पैदा किए गए अशांति को पुनः वियना कांग्रेस के द्वारा शांति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो पहला तो नेपोलियन का जब पतन हुआ था वाटरलू के युद्ध में 1915 में, उसके बाद ही वियना कांग्रेस हुआ था, यानी वियना कांग्रेस से नेपोलियन युग का पतन हो गया, यह लिख दीजिएगा। और दूसरा नंबर पर आप लिख सकते हैं कि जो नेपोलियन ने अपने युद्ध से जो यूरोप का मानचित्र को उथल पुथल किया था उसको इस सम्मेलन के माध्यम से पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो 2 उपलब्धियां आप लिख सकते हैं वियना कांग्रेस का। हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न संख्या 11 है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी। यह प्रश्न आप लोग का 2022 में पूछा गया है द्वितीय पाली में। तो आपको लिखना होगा सबसे पहले कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था।
फिर उसके बाद वहाँ धार्मिक, राजनीति और सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी, मतलब वहाँ पे लोग अलग अलग प्रकार के रहते थे। फिर जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, मतलब वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, जिसके कारण वहाँ पे जर्मनी का एकीकरण बहुत ही लेट से हुआ। तो 3 बाधाएं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला तो यह 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। दूसरा, वहाँ पे धार्मिक, राजनीति और सामाजिक एकता नहीं थी, और वहाँ पे राष्ट्रवाद का भावना नहीं था। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आप इस पर से लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का क्या है। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीयता चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक एकता का एकीकरण महसूस हो। तो यह भी आप लिख सकते हैं, वरना यह भी लिख सकते हैं कि एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना जिसके प्रति लोग जागरूक होकर अपने देश एवं राष्ट्र के हित में सोचते हैं एवं कार्य करते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो जो भी आपको समझ में आए, क्योंकि एग्जाम में आपको अपने शब्दों में उत्तर देना रहता है, इसलिए जो भी आपको समझ में आए, जिस प्रकार से आप लिख पाए वैसा ही आप उत्तर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगला और अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 13 की ओर। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण और परिणाम लिखना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा इसका पूरा कारण और परिणाम, क्योंकि हमने आपको सारा बतला रखा है। यदि आपने वह दोनों वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख लीजिए। और इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा चैप्टर 2011 से लेकर के 2024 तक का A to Z आपका चैप्टर 1 का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपका किस टॉपिक पर होगा, किस सब्जेक्ट पे, यह आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हम आपको बतला देंगे। और यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी के लिंक से आपको फॉलो करके हमें मैसेज करना है, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और आप लोग को मालूम होना चाहिए, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के विद्यार्थियों का अगस्त में अर्धवार्षिक जो परीक्षा होता है उसका डेट और रूटीन आ गया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर डाला चुका है, जिसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए आप उस वीडियो को देख लीजिए और रूटीन देख लीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा तैयारी करना है। उसमें सारा जानकारी आपको बतला दिया जाएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।